बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो पेपर आपका डिस्कस करेंगे वो है आपके चैप्टर नंबर 4 से लिया गया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल फंक्शन, सेल साइज एंड पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपका टॉपिक है जिसको देख कर पेपर बनाया गया है। 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं आपके पास, 9 MCQs हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 18 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आपको पेपर MCQ से स्टार्ट करते हैं जी। पहला MCQ आपके पास है, gaseous exchange in gills and lungs occur by diffusion, facilitated diffusion, effusion or osmosis। जी, gaseous exchange in gills and lungs occur by osmosis से नहीं होता, effusion से भी नहीं होता और facilitated diffusion से तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक कोई स्पेसिफिक किस्म की आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। तो सिंपली आपका जो गैशियस एक्सचेंज है वो किससे अकर होता है? डिफ्यूजन से। ठीक हो गया। आपकी बुक से भी देख लेते हैं ताकि कोई आंसर में कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। ये देखें जी, गैशियस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर बाय दिस प्रोसेस, और ये आपके पास क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट MCQ पे आते हैं जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस आपके पास ड्रिंकिंग एंड सेल होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस आपके पास ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास एनर्जी का एक्सपेंडिचर यानी कि एनर्जी जो है वो आपके पास होती है, खर्च होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होती। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपके पास जो है, इसमें आपके पास हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें यूज़ करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी आपको नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू जो है वो आपके पास ईजीली जो कुछ ऐसे आपके पास मटेरियल होता है जो कि नॉर्मली, ठीक है ना, कुछ आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फ्रीली डिफ्यूज़ नहीं करते, तो फिर उनके लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यूज़ करते हैं। तो इसीलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को आप पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप एनर्जी यूज़ नहीं करें, एनर्जी खर्च नहीं हो रही, तो इसलिए आपका ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच टर्म रेफर्स टू रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टोनिसिटी, टर्गर। टर्गर बेसिकली आपके पास एक प्रेशर होता है और जो कि प्लांट को स्ट्रेट खड़ा करने के लिए वाटर एग्जर्ट करता है और आपका प्लांट जो है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। ठीक है, टाइटनेस आ जाती है उसके स्ट्रक्चर में, तो टर्गर तो यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, डिफ्यूजन आपके पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो ये भी यहाँ पे इरेलीवेंट है। ऑस्मोसिस भी आपके पास यहाँ पे इरेलीवेंट है। टोनिसिटी जो है, टोनिसिटी की डेफिनेशन में ये आता है कि सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सोल्यूशन में, उसको हम टोनिसिटी कहते हैं। तो ठीक है, रिलेटिव कंसंट्रेशन आपके पास जो सोल्यूट की सोल्यूशन में होती है वो क्या है? टोनिसिटी। तो टोनिसिटी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, दी सेल्स दैट कंट्रीब्यूट इन दी कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, नर्व सेल्स, मसल सेल, रेड ब्लड सेल, बोन सेल्स। तो नर्व सेल आपके पास नर्व इम्पल्स को कैरी करने के लिए होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन में आपके पास नहीं होते। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड में होते हैं, बोन सेल्स जो हैं वो आपको फर्म रखते हैं और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देते हैं। तो मसल सेल्स है जिनको आप मूव कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, चलने फिरने के लिए, तो ये आपके मसल सेल्स आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दी solution that has relative more solute, hypertonic, hypotonic or isotonic or all of these। all of these नहीं आएगा बिकॉज आइसोटोनिक एक ऐसा सोल्यूशन आपके पास होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर होते हैं। हाइपरटोनिक में आपके पास सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सोल्यूट कम होता है, और हाइपरटोनिक में आपके पास सोल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें आपके पास सोल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम हो तो वो क्या है? हाइपरटोनिक। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दी डायामीटर ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज अप्रॉक्सीमेटली 8 माइक्रोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 7.1 माइक्रोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 माइक्रोमीटर, और नन ऑफ दीज का स्पेशल बात करेंगे बिकॉज ये आपका रॉन्ग यानी कि इररेलेवेंट ऑप्शन है। बुक से भी टैली कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें जी, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली 8 माइक्रोमीटर डायमीटर एंड देयरफॉर कैन मूव थ्रू आवर टाइनीस्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो 8 माइक्रोमीटर जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन? जी, सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन आपके पास जो है वो एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है आपके पास मटेरियल, ठीक है। ऑस्मोसिस जो है वो आपकी लेसर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके पास भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन होती है, लेकिन उसमें और ऑस्मोसिस में डिफरेंस ये है कि ऑस्मोसिस में आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के से जो है वो गुजर है, जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, वो आपके पास ऑस्मोसिस में होता है, ठीक है। और जो फिल्ट्रेशन है आपके पास, फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं आप उन्हें प्रेशर के थ्रू गुजारते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास फिल्ट्रेशन भी राइट ऑप्शन नहीं है, डिफ्यूजन भी राइट ऑप्शन नहीं है। ऑस्मोसिस आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरता है जो मटेरियल वो है, लेकिन हमने जो स्टेटमेंट है उसमें मूवमेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सिंपल पूछी है, तो वो आपके पास क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो आपके पास डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी ये फॉल करती है, ये आपकी बुक में भी मेंशन है क्लियरली। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीवी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑस्मोसिस? नो। डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिल्ट्रेशन के लिए भी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, डिफ्यूजन में भी बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, ऑस्मोसिस में भी रिक्वायर्ड नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऊपर अभी डेफिनेशन हमने देखी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ये थी कि इसमें एनर्जी जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी MCQ, द प्रोसेस इन विच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट्स सॉल्ट फ्रॉम वाटर? ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन? जी, तो इसमें आपका राइट आंसर डिफ्यूजन भी नहीं है, फिल्ट्रेशन भी नहीं है, ऑस्मोसिस भी नहीं है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। ये जो आपका टॉपिक है ऑस्मोसिस वाला, उसकी बिल्कुल लास्ट जो लाइन है आपके पास ये है कि इन सेमी मेम्ब्रेन्स सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक हो गया। तो ये आपका राइट ऑप्शन आ गया। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट अ सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम। जी, सेल कैसे एक पूरे के पूरे सिस्टम की तरह वर्क करता है। आपका जो सेल है उसके अंदर एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, फोटोसिंथेसिस भी करवानी है, रेस्पिरेशन भी हो रही है, आपके पास जितनी ऑर्गेनेलीज हैं उन सबको मैनेज करना, आपके उसी सेल के अंदर एंजाइम भी वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक सेल एक पूरे सिस्टम के तौर पे काम करता है। एक पूरे सेल ने मेटाबॉलिज्म जो है परफॉर्म करनी होती है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर आपका एक सेल भी सही तरह से फंक्शन नहीं करता तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए सेल को क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, हाउ सेल साइज एंड शेप इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जी, अगर आप सेल साइज और सेल फंक्शन
अगर आपके पास एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि ऊपर आपको एक टेबल दिया हुआ था, ये देखें, इसमें बताया उन्होंने कि आपके पास रेड ब्लड सेल जो है वो राउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है जो कि ग्लोबुलर होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है। नर्व सेल्स आपके पास लंबे की होते हैं ताकि नर्व इम्पल्स जो है वो इजीली ट्रांसफर कर सके। अगर आप रेड ब्लड सेल्स को कर लें, लॉन्ग शेप कर लें, तो आपके पास हीमोग्लोबिन जो है वो इजीली मूव नहीं कर सकेगा ब्लड सेल्स में, और इस तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इसी तरह जो फंक्शन जो है उसका, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है शेप और साइज़। अब जैसे आपके जो जाइलम सेल ट्यूब लाइक की होते हैं ताकि, और थिक वॉल्स की होती हैं, ताकि आपका जो वाटर है एक थिक वॉल्स इसलिए होती हैं ताकि एक रिजिड सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके और प्लांट को, और जो वाटर की मूवमेंट है वो बहुत आसानी से हो सके। अगर थिन वॉल्स होंगी तो ज़्यादा फ्लो की वजह से वो बस्ट भी हो सकती हैं। और ट्यूब लाइक क्या होता है कि वाटर इजीली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मूव कर सकता है। ठीक है, तो इससे ये डिफाइन होता है कि फंक्शन के साथ साथ साइज और शेप भी बहुत मैटर करती है, उस दोनों आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ सेल वॉल्यूम विद सरफेस एरिया। ओके, इस क्वेश्चन को उसने एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास एक सेल है तो सरफेस एरिया तो बड़ा सेल है अगर आपके पास, और कुछ छोटे छोटे सेल्स हैं, तो एक बड़े सेल के कंपैरेटिवली छोटे छोटे सेल्स आपको ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बड़ा सेल है आपके पास, ठीक है, उसकी 5400 माइक्रोमीटर आपके पास एक अखलौते बड़े सेल की आपके पास जो है वो सरफेस एरिया है, ठीक है, लेकिन इसमें वॉल्यूम आपके पास कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे सेल्स को लें और उनका सरफेस एरिया देखें, वो आपको दिखने में कम लगेगा लेकिन वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितने न्यूट्रिएंट्स आने हैं, कितना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाना है, ये सब सेल के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि वो कितना ले सकता है और कितना दे सकता है। तो अगर आपके पास छोटे छोटे सेल्स हो जाएंगे तो आपके पास न्यूट्रिएंट्स को क्या, जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आप दे सकते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी ज़्यादा बाहर निकाल सकते हैं कंपैरेटिवली आप एक बड़े सेल का जिसका सरफेस एरिया देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों आपस में इनका रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में आपके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ये इसका मेन डिफरेंस है। बाकी उसके डिफरेंसेस एक बहुत अच्छी टेबल में आपकी बुक में बनाए गए हैं। ठीक है, उसका साइज़, प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का, कौन सी ऑर्गेनाइज होती हैं, न्यूक्लियस का डिफरेंस, जो कि मेरे ख्याल में देखा कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ठीक है, कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जो कि यूकैरियोट्स में हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं है। उसके अलावा सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, और फंजाई जो कि आपके उस प्रोकैरियोटिक है तो उसमें काइटिन की बनी होती है। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं, बहुत आप क्लियरली लिख सकते हैं और इंशाल्लाह फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। 2 मत लिखिएगा, 3 लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उन दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर है। डिफ्यूजन में आपके पास मूवमेंट हो रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव नहीं करते, तो फिर उनको मूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का यूज़ लेते हैं। और डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन नहीं है, फ्रीली मूव कर रहे हैं मटीरियल्स आउट एंड इन द सेल, या फिर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो उसमें भी, तो इन दोनों का डिफरेंस यही है कि डिफ्यूजन में फ्रीली मूव करते हैं और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फ्रीली मूव नहीं कर सकते उनको मूव करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज़ करते हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में आपके पास मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, ठीक है, और ऑस्मोसिस में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट ऑफ वाटर है, सॉरी, यहाँ पे वहाँ पे कोई भी डिफ्यूजन में आपके पास किसी भी किस्म का मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस में आपके पास वाटर मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। ठीक हो गया, याद रखिएगा, डिफ्यूजन में आपके पास मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रीली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में वाटर आपके पास मूव करता है लोअर से हायर में, उल्टा हिसाब है दोनों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो इन दोनों का, एंडो का मतलब है इनसाइड और एक्सो का मतलब है आउटसाइड। ठीक है, तो ऐसा इन द एंडोसाइटोसिस डेफिनेशन आप देख लेते हैं सबसे पहले कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटीरियल्स बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसकी 2 टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस आपके पास क्या है जी,
इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच बल्कि मटीरियल इज़ एक्सपोर्टेड, जिसमें आप अंदर लेके जा रहे हैं वो एंडो है, जिसमें बाहर निकाल रहे हैं वो क्या है, एक्सो। ठीक हो गया, तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, डिफ्रेंशिएट फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस हमने भी देखा सेल ईटिंग है, और पिनोसाइटोसिस आपके पास क्या है, ड्रिंकिंग है। यानी कि फेगोसाइटोसिस में आपके पास सॉलिड मटेरियल को इनटेक किया जाएगा, और पिनोसाइटोसिस में आपके पास लिक्विड को जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इनटेक किया जाएगा। ये है इनका मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट टोनिसिटी। जी इसकी डेफिनेशन, ये रही इसकी डेफिनेशन। Term tonicity refers to the relative concentration of solutes in the solution being compared। तीन तरह के आपके पास solutions होते हैं, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक आइसोटोनिक। ठीक है जी, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट की किसी भी सोल्यूशन में, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, डिफाइन ऑस्मोसिस। से क्यों लग रहा है क्वेश्चन दोबारा आया, ओके नो प्रॉब्लम जी। ऑस्मोसिस आपके पास क्या था, ऑस्मोसिस आपके पास वाटर की मूवमेंट है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपके पास है जी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस आपके पास क्या है, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये तो इसकी मेन डेफिनेशन आपके पास आ गई। ये in a hypertonic environment a plant cell loses water and cytoplasm shrinks. This shrinking of cytoplasm is called plasmolysis। प्लाज्मोलाइसिस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आपके पास जब वाटर बाहर निकल जाता है और आपका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, तो ऐसे में इस श्रिंकिंग को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये आपने यहीं से बताना है कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जब आपका बाहर के एनवायरनमेंट की वाटर रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आपको साइटोप्लाज्म पानी बाहर भेजेगा, तो उसकी श्रिंकिंग को बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट इज टर्गर। व्हाट इज टर्गर। टर्गर प्रेशर हमने ऊपर भी पहले भी क्वेश्चन आया ऊपर, और हमने डिस्कस किया इसको कि प्लांट को रिजिड स्ट्रक्चर देने के लिए, एक बाकायदा स्ट्रक्चर देने के लिए आपके पास जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है ना, वाटर की और सॉल्ट की वाटर की बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन से जो है ये आपके पास प्रेशर एग्जर्ट होता है, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और इसकी डेफिनेशन आपके पास एक छोटे से बॉक्स में भी दी हुई है, बॉक्स के अलावा इस पैराग्राफ में दी हुई है जी। Due to strong cell wall, plant does not rupture but instead becomes rigid. In this condition, the outward pressure on cell wall exerted by internal water is known as turgor pressure and the phenomena is turgor। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके पास क्या था, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थी फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन। ठीक हो गया, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है। ऑब्वियसली आपने एग्जैक्टली वही डेफिनेशन लिखनी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी यहाँ पे एनर्जी खर्च होगी तो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। जी इसको अभी ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन आया था आपके एमसीक्यूज़ में आया, तो उसमें देखा था हमने रिवर्स ऑस्मोसिस क्या डेफिनेशन दी आपके पास कि सॉल्ट्स को वाटर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सॉल्ट्स और वाटर को सेपरेट करने के लिए जो आपके पास प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, डिफाइन फिल्ट्रेशन।
ओके, फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन ये बिल्कुल नीचे दी हुई है. फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सम मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टेटिक वाटर प्रेशर और ब्लड प्रेशर. ठीक हो गया. ये इसकी जगह स्पेसिफिक प्रेशर प्रोवाइड करेंगे और उसके थ्रू जो है वो मूवमेंट होगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स की, उनको फोर्स करके मूव कराया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑस्मोसिस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. जी, जब आपके पास डे टाइम होता है, गार्ड सेल्स आपके पास डे टाइम में ओपन होते हैं. ठीक है, ये आपके पास डे टाइम में ओपन होते हैं. उस वक्त आपके पास ट्रांसपायरेशन हो रही होती है. Stomata opening in leaf epidermis are surrounded by guard cells. During a daytime, guard cells are making glucose and sour hypertonic. Then their nearby epidermis cells, water enters them from other cells in this well. वाटर हमेशा आपके रूट्स में से आता है. ठीक है, और जब ऊपर आपकी लीव्स जो है वहाँ से मैसेज मिलेगा आपके प्लांट को कि आपके पास जो ग्लूकोज बन रहा है उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्या होगा, रूट से वाटर आएगा, जालिम सेल लेके जाएंगे और आपकी गार्ड सेल्स को ओपन करेंगे और उस हाइपरटोनिक सोल्यूशन को क्या करेंगे, हाइपरटोनिक करेंगे. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी गार्ड सेल्स खुल जाएंगे. रात के टाइम जब आपके पास फोटोसिंथेसिस नहीं बन हो रही होती और आपके पास ग्लूकोज नहीं बन रहा होता, सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आपके पास लो हो जाती है, तो फिर उस वक्त क्या मैसेज आता है कि अब आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, हाइपरटोनिक हो गया है. तो उस वक्त आपके जो वाटर का फ्लो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ से वो वापस चला जाता है ताकि आइसोटोनिक हो जाए. और जब वो आइसोटोनिक होता है तो उस वक्त आपका जो सेल है वो क्या, गार्ड सेल्स आपके फ्लैसिड हो जाते हैं और आपके स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं. ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन इफ़ अ प्लांट सेल इज़ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अगर आप सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे तो क्या होगा. हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है कि आपका जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है वहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन कम है. तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट ये करेगा कि अपने अंदर का जो सल्यूट है उसे कहाँ भेजेगा, अपने सेल से बाहर भेजेगा. ठीक है, और बाहर का जो पानी है उसको अंदर अब्जॉर्ब करेगा, खुद हाइपोटोनिक हो जाएगा और बाहर हाइपरटोनिक जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा. और ऐसे में आपका प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा वाटर की मौजूदगी की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स. ओके, देखते हैं जी आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का क्या यूज़ है. Semi-permeable membranes is applied for various purposes. We know that semi-permeable membrane is capable of separating substances. जी, इस मेम्ब्रेन से क्या गुजरा है क्या नहीं गुजरा उसको पता होता है, इसलिए कब क्या गुजारना है ये भी इसको मालूम होता है. ठीक है, तो अगर आर्टिफिशियली इसको देखें तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज semi-permeable membrane are used for the separation of bacteria from viruses because bacteria cannot cross a semi-permeable membrane. In advanced water treatment technologies, membrane-based filtration systems are used in this process. Semi-permeable membranes separate salts from water, जिसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं. ठीक है, तो ये आर्टिफिशियली इसकी एप्लीकेशन क्या है कि फिल्ट्रेशन सिस्टम में आर्टिफिशियली जो है वो यूज़ करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को सेपरेट करने के लिए सॉल्ट से वाटर को. तो ये इसकी एप्लीकेशन है. ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन ऑस्मोसिस एंड डिस्कस वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स. ठीक है जी, तो सॉरी, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आपने ऑस्मोसिस के साथ जो 3 आपको दिए गए थे सॉल्यूशंस उनकी डेफिनेशन लिखेंगे आप. ठीक है, उसके बाद आपने आना है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स में. ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि अगर आप किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पुट करेंगे तो वहाँ पे वाटर एंटर हो जाएगा. ठीक है, ताकि बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाए और आपका सेल जो है वो अगर ज़्यादा वाटर ले लेगा तो स्वेल होकर फट भी सकता है, लेकिन नॉर्मली स्वेल होता है और एक बैलून की शेप उसकी हो जाती है. लेकिन अगर आप उसको एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में डालेंगे तो फिर वो क्या होगा, अगर आप उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो अपना पानी बाहर भेज देगा और खुद श्रिंक हो जाएगा और बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएगा.
तो ये जो है वाटर की प्रॉब्लम्स होती हैं या तो हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक, और अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा तो सेल को कुछ नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, डिस्क्राइब पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ सेल्स थ्रू डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सबसे पहले तो इसमें आपने डिफ्यूजन की डेफिनेशन बतानी है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे, इसकी एग्जांपल देंगे। ठीक है, the molecules of any substance are in motion then when that substance is above 0 degrees Kelvin in a substance. Majority of the molecules from higher concentration to lower concentration, although there are some that move from low to high. ठीक है, उसके बाद आप, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि इसका मेथड क्या है, किस तरह से वर्क करता है। फिर आप इसमें एग्जांपल्स देंगे कि गैस एक्सचेंज इन गिल्स और लंग्स भी इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। छोटे छोटे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसके थ्रू मूव कर जाते हैं। उसके बाद आप बताएंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन आएगी, उसकी आप बताएंगे और बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं उसके थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं और इसमें कोई एक्सपेंडिचर प्रोटीन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता, इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया, इस तरह ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। डिफ्यूजन, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसका यूज़ और उसका प्रिंसिपल कि वो कैसे वर्क करता है। फिर फैसिलिटी डिफ्यूजन की डेफिनेशन आ जाएगी और आपने ये भी उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी और ये भी बताना है कि उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यूज़ करते हैं और फिर ये कि उसमें एनर्जी की एक्सपेंडिचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑस्मोसिस इन टर्जिटी ऑफ गार्ड सेल। जी, इसमें तो आपका ये वाला टॉपिक आ जाएगा, ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स वाला। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, उसमें आपने बताना है डे टाइम की हेडिंग देनी है और फिर आपने नाइट टाइम की हेडिंग देनी है। और डे टाइम में आपने बताना है कि उस वक्त चूँकि ग्लूकोज बन रहा होता है, हाइपरटोनिक होता है सोल्यूशन, इसलिए आपके रूट्स में से पानी आता है और वो ऊपर जाके उसको आइसोटोनिक करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से आपके गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं वाटर के प्रेशर की वजह से। और रात के टाइम आपके पास चूँकि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, इसलिए वाटर को वापस भेजा जाता है, जिसकी वजह से आपके गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं और सेल फ्लैशिंग हो जाता है। ठीक है, ये आपके दो हेडिंग्स हो गई, डे टाइम और नाइट टाइम। इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, राइट अ नोट ऑन फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्ट्रेशन पे क्वेश्चन आ गया आपको। सबसे पहले आपने क्या लिखनी है जी, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने आना है एक्सप्लेनेशन पे और इसकी एग्जांपल पे। ठीक है, इसकी एग्जांपल में जो है आपने ये डायग्राम बना देनी है। ठीक है, ये डायग्राम बना, क्योंकि आपकी बुक में इस वक्त शायद यहाँ पे ये जो बुक है आपकी, इसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, उससे डेफिनेशन दी है, तो ये जो डायग्राम आपको बताइए, डायग्राम आपने बनानी है और इसको एक्सप्लेन कर दे आपने जो है ना उसकी एग्जांपल देनी है। ये ब्लड प्रेशर की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, राइट अ नोट ऑन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ओके, एंडोसाइटोसिस, अंदर जो लेकर जा रहे हैं मटेरियल इन द सेल, उसको क्या बोलते थे हम, बल्कि मटेरियल्स की इंजेक्शन को बोल रहे थे एंडोसाइटोसिस। और आपने पहले इसकी डेफिनेशन देनी, फिर आपने बताना है कि दो तरह की होती हैं, एक फेगोसाइटोसिस बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, और पिनोसाइटोसिस की डेफिनेशन बतानी है आपने। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जो एक्सोसाइटोसिस की हेडिंग देनी है, और उसके बाद हम बताना है कि बल्कि मटेरियल को बाहर एक्सपोर्ट करें। और ये जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स बच्चों जी मस्ट 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 मस्ट, जिसकी डायग्राम बुक में बनी है उसकी मस्ट आपने बनानी है, किसी सूरत नहीं छोड़नी, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, पूरा 1 नंबर होता है आपके 5 या 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम का। अगर आप चाहते हैं कि वो नंबर ना जाए तो फिर डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। ये पेपर भी आपका कंप्लीट हो गया है। कोई कमी पेशी रह गई हो या कोई क्वेश्चन ठीक से एक्सप्लेन ना किया गया हो, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।